Welcome to today's The Hindu 22nd April analysis presented by Thoughtrise Digital. जरा सोचिए, जैसे आप एक ऐसी वीडियो गेम खेल रहे हैं जहां आखिरी लेवल पर आकर आपको लगता है कि बस अब आप हारने वाले हैं। राइट। और रिकॉर्ड में आपकी हार दर्ज होने से ठीक पहले आप चुपचाप क्विट बटन दबा देते हैं। ओह, मतलब गेम ओवर पर कोई लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ। एग्जैक्टली सुनने में अजीब लगता है, पर सोचिए क्या हो अगर देश के सबसे ऊंचे कॉन्स्टिट्यूशनल पैड्स पर बैठे लोग इसी तरह किसी इंक्वायरी से बचने के लिए बस क्विट बटन दबा दें। ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ऐसे ही कुछ संवैधानिक लूप होल्स, कूटनीतिक प्लॉट ट्विस्ट्स और जियोपॉलिटिक्स के कारण हमारी इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर की चर्चा करेंगे। हाँ, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए द हिंदू की सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना काफी नहीं है, उन्हें उनके पीछे का क्यों और कैसे समझना ही होगा। सही बात है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सीधे पार्लियामेंट से, जहां रूल 222 को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आई मीन प्रिविलेज नोटिस। बिल्कुल। देखिए, प्रिविलेज मोशन यानी रूल 222 कोई नया नियम नहीं है, लेकिन इसका जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है ना, वो जरूर दिलचस्प है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ ये नोटिस दिया है। मुद्दा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 है, जो डिलिमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। तो उस पर जब वोटिंग हो रही थी तो आरोप है कि ऑपोजिशन के वोट को लेकर ऐसे बयान दिए गए जिससे उनकी पार्लियामेंट्री गरिमा को ठेस पहुंची। देखिए, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मोस्टली पता है कि रूल 222 क्या है, लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि ऑपोजिशन सीधे पीएम के खिलाफ ये मोशन क्यों ला रही है। राइट। आई मीन क्या उन्हें सच में लगता है कि ये मोशन पास हो जाएगा, जबकि मेजॉरिटी तो उनके खिलाफ है? मुझे लगता है ये पास कराने के लिए नहीं, बल्कि एक नैरेटिव सेट करने के लिए लाया गया है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। देखिए, पार्लियामेंट में हर मूव एक तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। रूल 222 के तहत नोटिस देने का मतलब है कि आपने उस स्टेटमेंट को ऑफिशियली पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड पर क्वेश्चन कर दिया है। अब स्पीकर को इस पर रूलिंग देनी पड़ेगी। और अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो? अगर रिजेक्ट भी करते हैं तो भी ऑपोजिशन को ये कहने का मौका तो मिल ही जाता है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। ओह, आई सी। ये पूरा प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने का एक हाईली टेक्निकल मगर बहुत इफेक्टिव पॉलिटिकल टूल है। ये दिखाता है कि रूल्स का इस्तेमाल सिर्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल वॉरफेयर के लिए कैसे होता है। सही कहा। और अकाउंटेबिलिटी और रूल्स की वेपनाइजेशन की बात हो ही रही है तो 10 शेड्यूल पर आते हैं, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, ये तो हमेशा न्यूज में रहता है। मैं इसे एक ऐसी बाउंड्री वॉल की तरह देखता हूं जो बनाई तो इसलिए गई थी कि पार्टी की भीड़ें उधर उधर ना भागे। राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस बाउंड्री की गेट की चाबी सिर्फ एक इंसान के पास है, स्पीकर के पास। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, स्पीकर के पास गेट लॉक करने के लिए कोई टिकिंग क्लॉक या टाइम लिमिट है ही नहीं। महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के नेतृत्व में पुणे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कमेटी बैठी है जो अब इसी पर चर्चा कर रही है। ये जो आपने नो टिकिंग क्लॉक वाली बात कही ना, यही इस कानून का सबसे बड़ा लूप होल है। जब नेता पार्टी बदलते हैं या फैक्शनल स्प्लिट्स होते हैं तो 10th शेड्यूल के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। लेकिन संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि स्पीकर को कितने दिनों में फैसला लेना है। तो उसका फायदा उठाया जाता है बहुत ज्यादा। नतीजा ये होता है कि स्पीकर महीनों तक या कभी-कभी तो पूरे टर्म तक उस फाइल को दबाए रखते हैं। पूरी कमेटी में चर्चा इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक टाइम फ्रेम तय नहीं होगा। एग्जैक्टली जब तक स्पीकर के डिस्क्रेशन को किसी क्लियर टाइम फ्रेम में नहीं बांधा जाता, तब तक आयाराम गयाराम की राजनीति खत्म नहीं होगी। सही बात है। फैक्शनल स्प्लिट्स का फायदा उठाकर पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिरा दी जाती है और लॉ सिर्फ एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर रह जाता है। और इन सब पॉलिटिकल गेम्स के बीच में आम वोटर बेचारा पिस जाता है। बीजेडी एमपी सस्मित पत्रा ने ओडिशा में एक बहुत सीरियस मुद्दा उठाया है। हाँ, वोटर डिलीशन वाला इशू। राइट। लगभग 9.8 लाख वोटर्स के नाम बिना इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के हटाए गए हैं। वेस्ट बंगाल के समसरगंज और मुथाबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी ऐसी ही मैस वोटर डिलीशन की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक है। मेरा सवाल ये है कि जब इलेक्शन कमीशन के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ग्राउंड पर फेल क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास डेस्क लेवल पर सॉफ्टवेयर होते हैं जो डुप्लीकेशन करते हैं, यानी डुप्लीकेट नामों को हटाते हैं। हाँ, अगर एक नाम 2 जगह है तो सॉफ्टवेयर उसे फ्लैग कर देता है। लेकिन आर्टिकल 326 के तहत यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है।
आप सिर्फ किसी सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम के भरोसे लाखों नाम तो नहीं उड़ा सकते ना। ग्राउंड लेवल पर BLOs यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स को डोर टू डोर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होती है, जो कि शायद नहीं हो रही। बिल्कुल। एक्चुअल प्रैक्टिस में रिसोर्सेज की कमी या कभी-कभी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते ये ग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीटली बाईपास कर दी जाती है। जब मास लेवल पर बिना क्रॉस चेक किए वोटर्स हटाए जाते हैं तो ये सीधा सीधा चुनावी निष्पक्षता पर एक प्रहार है। सही कहा। अच्छा, एक और बड़ा संवैधानिक पहलू है जहां सिस्टम को ग्राउंड रियलिटी से जोड़ने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस S. रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। हाँ, ये प्रिजन रिफॉर्म से जुड़ी है। राइट। इनका मैंडेट है कि जेलों में जो डिसेबल्ड या दिव्यांग कैदी हैं उन्हें मोबिलिटी एड्स और असिस्टिव डिवाइसेस प्रॉपरली मिल सकें। अब देखिए, आर्टिकल 14 और 21 तो सब पर लागू होते हैं, लेकिन प्रिजन्स में इसका एप्लीकेशन थोड़ा अलग है ना? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी को किस तरह देखते हैं। अक्सर हमें लगता है कि इक्वालिटी का मतलब सबके लिए बस एक जैसे नियम। हाँ, जनरल परसेप्शन तो यही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कर रहा है। एक आम कैदी और एक दिव्यांग कैदी के लिए जेल का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अलग अलग असर डालता है। पूरा अनुभव ही अलग होगा। एग्जैक्टली। अगर जेल में रैंप नहीं है या व्हीलचेयर एक्सेसिबल टॉयलेट्स नहीं है तो ये सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं है, ये उस दिव्यांग कैदी के लिए आर्टिकल 14 का सीधा वायोलेशन है। राइट। है। ये कमेटी इसलिए अहम है क्योंकि ये एस्टैब्लिश कर रही है कि इनकार्सरेशन यानी कैद होने का मतलब इंसान के मानवाधिकार, उसकी ह्यूमन डिग्निटी को स्ट्रिप ऑफ करना नहीं है। बहुत सही पॉइंट है। खैर, घर के अंदर यानी देश में तो हम अकाउंटेबिलिटी और राइट्स फिक्स करने की कोशिश कर ही रहे हैं, पर इंटरनेशनल स्टेज पर कूटनीति में अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स करना उससे भी बड़ा सरदर्द है। बेशक, वहाँ नियम अलग होते हैं। US और ईरान के बीच जो 2 हफ्ते का सीज फायर था वो खत्म होने की कगार पे है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किसी ग्रेट डील की डिमांड कर रहे हैं और तेहरान इस मुद्दे पर बिल्कुल बातचीत से इनकार कर रहा है। हाँ, पर इन सब के बीच एक अजीब सा प्लॉट ट्विस्ट है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। ये काफी सरप्राइजिंग था शुरू में। मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही। क्यों? पाकिस्तान इस वक्त भयानक आर्थिक संकट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी झेल रहा है। वो कंप्लीटली IMF के बेलआउट्स पर जिंदा है। तो US और ईरान जैसी 2 महाशक्तियां अचानक पाकिस्तान को एक मीडिएटर के रूप में ट्रस्ट क्यों करेंगी? व्हाट्स द लीवरेज हियर? आपका स्केप्टिसिज्म बिल्कुल वैलिड है, लेकिन देखिए, कूटनीति में हमेशा ट्रस्ट पर गेम नहीं चलता, यूटिलिटी पर चलता है। यूटिलिटी मतलब उनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है? बिल्कुल। US को इस वक्त एक ऐसी बैक चैनल चाहिए जो ईरान के मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट तक डायरेक्ट एक्सेस रखती हो, और वो भी बिना किसी फॉर्मल US फुटप्रिंट के। ओह, आई सी। पाकिस्तान की ईरान के साथ लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और उनके सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स लेकिन काफी फंक्शनल इक्वेशन है। तो इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? अगर पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो ये उनके लिए सर्वाइवल का एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक बन सकता है। अगर पाकिस्तान US के लिए ये मीडिएशन सक्सेसफुली पुल ऑफ कर लेता है तो वॉशिंगटन में उसकी स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी बढ़ जाएगी, जिसका सीधा असर शायद IMF लोन्स पर पड़ेगा। एग्जैक्टली। आर्थिक मदद आसान हो जाएगी। ये ट्रस्ट का नहीं, म्यूचुअल डेस्परेशन और लेवरेज का खेल है। लेवरेज हासिल करने की इस रेस में वैसे भारत भी पीछे नहीं है। मई के अंत में न्यू दिल्ली 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट यानी IFOS होस्ट करने वाला है। हाँ, अफ्रीका की तरफ भारत का ध्यान बहुत बढ़ गया है। भारत ने हाल ही में 45 अफ्रीकन देशों में अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस एक्सपैंड की है। डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और डिफेंस कॉपरेशन इसके मेन पिलर्स बनाए गए हैं। पर सवाल यह है कि एक चाइना की वहां ऑलरेडी इतनी डीप पॉकेट्स हैं, तो भारत उन्हें काउंटर कैसे कर रहा है? देखिए, चाइना का जो मॉडल है ना, वो बहुत ट्रांजैक्शनल रहा है, जिसे हम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। हाँ, पहले कर्जा दो, फिर कब्जा कर लो। सही बात है। वो अफ्रीकन देशों को हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स देते हैं, और जब वो देश चुका नहीं पाते तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज या पोर्ट्स पर कब्जा कर लेते हैं। भारत इस पिच पर खेल ही नहीं रहा है। तो हमारा अप्रोच क्या है? भारत का अप्रोच कैपेसिटी बिल्डिंग का है। हम उन्हें स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, IT सेंटर्स बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं और डिफेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे लॉन्ग टर्म गुडविल बने। और इसका एक बड़ा डिप्लोमैटिक एंगल भी है।
अफ्रीका के पास यूएन जनरल असेंबली में 54 वोट्स हैं। अगर भारत को ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उभरना है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट क्लेम करनी है। एग्जैक्टली उसके लिए अफ्रीका का सॉलिड ब्लॉक सपोर्ट चाहिए। आईएफएस उस इंस्टीट्यूशनल दोस्ती को सीमेंट करने का जरिया है। यहाँ हम एक इक्वल पार्टनर की तरह एक्ट करते हैं, ना कि किसी नियो कॉलोनियल पावर की तरह। बाहर तो हम ग्लोबल साउथ के नेता बनकर अपनी इमेज कंसोलिडेट कर रहे हैं, पर देश के अंदर इंटर एथनिक फॉल्ट लाइन्स अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। आप मणिपुर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वापस आंतरिक सुरक्षा पर आते हैं। मणिपुर में अनरेस्ट का एक नया चैप्टर खुल गया है। अब तक मैंने कॉन्फ्लिक्ट मेती और कुकी समुदायों के बीच था, जो पिछले साल से चला आ रहा है। लेकिन हाल ही में यूनाइटेड नागा काउंसिल यानी यूएनसी द्वारा बुलाए गए एक शटडाउन के दौरान कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में कुकी और नागा गांव वालों के बीच वायलेंट क्रैशेस हुए हैं। ये बहुत ही कंसर्निंग डेवलपमेंट है। देखिए, मणिपुर की डेमोक्रेसी ना एक मोज़ेक की तरह है। जब दो मेन ग्रुप्स के बीच जैसे मेथी और कुकी ट्रस्ट डेफिसिट इतना बड़ा हो जाता है तो स्टेट की अथॉरिटी वीक हो जाती है और पावर वैक्यूम क्रिएट होता है। बिल्कुल। उस वैक्यूम में बाकी फ्रिंज ग्रुप्स और जो उनकी हिस्टोरिकल राइवलरीज है वो दोबारा सरफेस पर आ जाती हैं। नागा और कुकी ग्रुप्स के बीच जमीन और आइडेंटिटी को लेकर दशकों पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। तो ये आग और फैल रही है। हाँ, यूएनसी के इस प्रोटेस्ट और हिंसा ने दिखा दिया है कि मणिपुर की आग बुझी नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटर ट्राइबल लेयर्स में फैल रही है। अब ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं रहा, ये एक मल्टी डायमेंशनल पीस बिल्डिंग चैलेंज बन गया है। सही कहा। और सुरक्षा चुनौतियों में टैक्टिक्स कैसे शिफ्ट होती हैं, इसका एक और बड़ा उदाहरण हमें कश्मीर में देखने को मिल रहा है। राइट, पहलगाम अटैक के बाद का शिफ्ट। हाँ, पहलगाम टेरर अटैक की बरसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मेजर टैक्टिकल शिफ्ट अनाउंस किया है। अब उनका पूरा फोकस जंगल वॉरफेयर और लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स पर है, और इसके लिए जे.एंड.के पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी को दोबारा फ्रंटलाइन पर री-एनर्जाइज किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। मुझे बस इसके पीछे की स्ट्रैटेजी समझनी है। अचानक शहरों से हटकर जंगल वॉरफेयर क्यों? अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो आतंकियों का मोडस ऑपरेंडी पूरी तरह बदल गया है। कैसे? शहरी इलाकों में अब सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रिड इतना टाइट हो गया है, आपके सीसीटीवी कैमरास, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ड्रोन सर्वेलेंस, कि वहां छुपना मुश्किल है, नामुमकिन लगभग। वहां इनकाउंटर सर्वाइव करना आसान नहीं है। इसलिए आतंकियों ने टैक्टिकली पीर पंजाल के घने जंगलों और पहाड़ी टेरेन का सहारा लिया है। अच्छा, क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी काम नहीं आती। एग्जैक्टली। जंगल्स में मॉडर्न सर्वेलेंस उतनी इफेक्टिव नहीं होती। वहां जरूरत होती है फिजिकल स्टैमिना, एम्बुश टैक्टिक्स और टेरेन फैमिलियरिटी की। तभी एसओजी को वापस लाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि लोकल पुलिस के पास उस जमीन की और वहां की टोपोग्राफी की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है जो किसी भी आउटसाइड सेंट्रल फोर्स के पास तुरंत नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी को नलिफाई करने के लिए आतंकियों ने जंगल चुना और उन्हें काउंटर करने के लिए स्टेट ने अपने लोकल स्पेशलाइज्ड यूनिट्स को फ्रंट पर कर दिया। ये टैक्टिकल शिफ्ट तो सिक्योरिटी फोर्सेस की मजबूरी है, लेकिन सोसाइटी में भी एक अलग तरह का टैक्टिकल शिफ्ट चल रहा है। आप क्षत्रियाइजेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, जिसे समाजशास्त्री क्षत्रियाइजेशन कह रहे हैं। बहुत से लैंड होल्डिंग और मार्शल ग्रुप्स आजकल अग्रेसिवली अपनी आइडेंटिटी को अपर वर्णा, स्पेशली क्षत्रिय क्लेम कर रहे हैं ताकि उन्हें सोशल लेजिटिमेसी मिल सके। ये फिनोमिनन काफी तेजी से बढ़ रहा है। मैं इसको एक कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग की तरह देखता हूँ। जैसे एक कंपनी नए मार्केट शेयर के लिए अपनी इमेज मेकओवर करती है, वैसे ही ये समुदाय पॉलिटिकल पावर और सोशल डोमिनेंस के लिए अपने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये एनालॉजी बहुत आप्त है। देखिए, पहले एक टर्म यूज होता था संस्कृताइजेशन, एम.एन. श्रीनिवास वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, जहां मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स अपर कास्ट्स के रिचुअल्स और लाइफस्टाइल को कॉपी करते थे ताकि उन्हें पवित्रता यानी प्योरिटी का स्टेटस मिल सके। लेकिन क्षत्रियाइजेशन अलग है। इसमें क्या फर्क है? यहाँ फोकस रिलीजियस प्योरिटी पर उतना नहीं है, बल्कि रॉ पॉलिटिकल पावर और मचीज्मों पे ज्यादा है। ओह, इंटरेस्टिंग। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में नंबर्स सबसे बड़ा खेल है ना? जब एक पूरा लैंड होल्डिंग समुदाय एक शेयर्ड मार्शल आइडेंटिटी के अम्ब्रेला के नीचे जमा हो जाता है तो वो एक फॉर्मिडेबल वोट बैंक बन जाते हैं। तो ये सिर्फ पास्ट का गौरवगान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने प्रेजेंट सोशल कैपिटल को फ्यूचर के पॉलिटिकल कैपिटल और बार्गेनिंग पावर में कन्वर्ट करने की एक वेल थॉट आउट कोशिश है। एक तरफ सोसाइटी अपनी आइडेंटिटी रीब्रांड कर रही है, दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी और एजुकेशन को खुद को रीब्रांड करने की सख्त जरूरत पड़ रही है।
कर्नाटका से एक रिपोर्ट आई है जो वैसे काफी चिंताजनक है। जीरो एनरोलमेंट वाली रिपोर्ट ना? हाँ, वहाँ के ट्रेडिशनल यूजी और पीजी कोर्सेज जैसे प्योर आर्ट्स और साइंस में जीरो एनरोलमेंट की स्थिति बन गई है। बच्चे हिस्ट्री, लिटरेचर या प्योर फिजिक्स छोड़कर सिर्फ एआई, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसे कोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं। ये तो एक ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है। ये हाइब्रिड और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज अच्छे हैं, पर क्या ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स का इस तरह से खात्मा हमारे सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन को नहीं हिला देगा? खत्मा होना सच में खतरनाक होगा, लेकिन हमें यहाँ स्टूडेंट्स को कंप्लीटली ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? आज के यूथ की प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट और सर्वाइवल। प्रॉब्लम हिस्ट्री या फिलॉसफी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जिसने इन सब्जेक्ट्स को मार्केट रियलिटी से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया है। दैट मेक्स सेंस। सोल्यूशन इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को बंद करना नहीं है, बल्कि उनका हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे? सोचिए, आज एक एआई एल्गोरिथम अगर बायस डेटा पर ट्रेन होगा तो वो आगे चलकर डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजंस लेगा। उस एल्गोरिथम को अनबायस बनाने के लिए सिर्फ एक कोडर नहीं चाहिए, एक सोशियोलॉजिस्ट या एथिसिस्ट की भी जरूरत है। एग्जैक्टली। जब तक हम लिबरल आर्ट्स को टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड करके एक क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं लाएंगे, तब तक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में जीरो एनरोलमेंट की समस्या बनी रहेगी। एजुकेशन सिस्टम का ये इम्बैलेंस हमारी आने वाली जनरेशन के माइंड को प्रभावित कर रहा है। और एक और इम्बैलेंस है जो हमारे फिजिकल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। पर्यावरण की बात करते हैं। तमिलनाडु वाला केस? हाँ, तमिलनाडु ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी से करीब 1041.8 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। मुद्दा यह है कि एक जहाज MSC एल्सा 3 तटीय इलाकों में डूब गया और उसमें से निकले हजारों टन प्लास्टिक नूडल्स ने पूरे कोस्टल इकोसिस्टम को तबाह कर दिया है। ये बहुत बड़ी इकोलॉजिकल डिजास्टर है। एनवायरमेंटल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में एनजीटी में इतने बड़े क्लेम का आखिर सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, पहले नॉडल्स का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। नॉडल्स छोटे, बिल्कुल लेंटल साइज प्लास्टिक के दाने होते हैं जिन्हें पिघलाकर सारा प्लास्टिक का सामान बनता है। अच्छा। जब ये समुद्र में गिरते हैं तो मरीन लाइफ जैसे मछलियां या कछुए इन्हें फिश एग समझकर खा लेते हैं। बाप रे। और प्लास्टिक पचता नहीं है, उनका पेट भर जाता है और वो लिटरली भूख से मर जाते हैं। ये माइक्रो लेवल पर पूरा फूड चेन डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर ये जो 1000 करोड़ से ऊपर का क्लेम है, ये एनजीटी में पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का एक टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है। मतलब जिसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है वो सिर्फ एक छोटा फाइन देकर नहीं छूटेगा, उसे पूरा कॉस्ट वसूला जाए। हाँ, इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी उसकी होगी। ये शिपिंग इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेशंस के लिए एक क्लियर मैसेज है कि इकोलॉजिकल डिजास्टर अब एक माइनर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं रह गया है। सही कदम है, पर देखिए पर्यावरण को बचाने की कीमत अपनी जगह है, लेकिन जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस इकोनॉमी से टकराते हैं ना, तो उसकी कीमत पूरे देश की जनता चुकाती है। आप एडिटोरियल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। आज के जो एडिटोरियल्स हैं वो सीधे इन्हीं मुद्दों पर प्रहार करते हैं। पहला एडिटोरियल इंडियाज इकोनॉमिक हेडविंड्स पर है। मार्च 2026 का डेटा कहता है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में 0.4% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, जो कि पिछले 19 महीनों में सबसे बुरी स्थिति है। हाँ, इसमें सबसे बड़ा झटका फर्टिलाइजर सेक्टर को लगा है, जहां प्रोडक्शन 24.6% गिर गया है। और फिर इसके ऊपर से एल नीनो के चलते बिलो नॉर्मल मॉनसून की भविष्यवाणी। एक नॉर्मल किसान के लिए इस सब का मतलब क्या निकलता है? इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। फर्टिलाइजर, स्पेसिफिकली यूरिया बनाने के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल है नेचुरल गैस, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। राइट। अब जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से ग्लोबल नेचुरल गैस की सप्लाई लाइंस चोक हो गई और प्राइसेस बढ़ गए। तो इंपोर्ट महंगा हो गया। बिल्कुल, इंपोर्ट महंगा हुआ तो डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्लांट्स ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, इसीलिए वो 24.6% की गिरावट आई। अब इसका असर ये होगा कि किसान को बुवाई के वक्त सस्ता फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। एक तरफ खाद महंगी और दूसरी तरफ बारिश नहीं। एग्जैक्टली। एल नीनो की वजह से बारिश कम होगी। जब किसान को खाद नहीं मिलेगी और आकाश से पानी नहीं आएगा तो ऑब्वियसली फसल की पैदाइश गिरेगी। फसल कम होगी तो किसान की आमदनी गिरेगी और इसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जब 60% रूरल आबादी के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा तो ट्रैक्टर्स, FMCG प्रोडक्ट्स, मोटरसाइकिल्स की डिमांड क्रैश कर जाएगी, जिससे आखिर में मैन्युफैक्चरिंग और पूरी नेशनल इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। ये बिल्कुल एक परफेक्ट स्टॉर्म है।
और इस परफेक्ट स्टॉर्म को और भयानक बना रहे हैं ग्लोबल सैंक्शंस। दूसरा एडिटोरियल इसी से जुड़ा है, यूएस सैंक्शंस एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये एनर्जी सेक्टर के लिए बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। यूएस और इजराइल के ईरान पर कॉन्फ्लिक्ट के चलते यूएस ने हेवी सैंक्शंस लगा दिए हैं और भारत इनडायरेक्टली उन सैंक्शंस के दबाव में आकर ईरान, वेनेजुएला और रशिया से आने वाले सस्ते ऑयल इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जिसका रिजल्ट हम सब देख रहे हैं। रिजल्ट ये है कि हमारी एनर्जी कॉस्ट आसमान छू रही है और रुपये ग्लोबल रैंकिंग में स्लाइड होकर 6th पोजीशन पर आ गया है। एडिटोरियल दलील देता है कि भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बचाने के लिए एक रेड लाइन तय करनी ही होगी। देखिए, टेक्निकली इंटरनेशनल लॉ में सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लगाए सैंक्शंस बाइंडिंग होते हैं। यूएस वाले सैंक्शंस तो उनकी अपनी पॉलिसी है ना? हाँ, यूएस जो सैंक्शंस लगाता है वो यूनिलैटरल होते हैं, यानी उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी। लेकिन यूएस डॉलर ग्लोबल ट्रेड की करेंसी है, इसलिए अगर आप उन सैंक्शंस को डिफाई करते हैं तो आपको ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से प्रैक्टिकली काट दिया जाता है। तो भारत क्या करे ऐसी स्थिति में? भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सस्ता कच्चा तेल चाहिए। अगर हम सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए अपने सस्ते ऑयल सोर्सेज बंद कर देंगे तो देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिसका डायरेक्ट बोझ आम आदमी के पेट्रोल डीजल बिल्स पर पड़ेगा। एग्जैक्टली। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की रेड लाइन का मतलब यही है कि भारत को यूएस को स्पष्ट करना होगा कि हम ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन में आपके साथ हैं, लेकिन हम अपने नागरिकों की कीमत पर आपके जियोपॉलिटिकल वॉर्स को फंड नहीं कर सकते। एक सॉवरेन नेशन होने के नाते हमारी पहली जवाबदेही हमारी आम जनता के प्रति है। बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। पर जब विदेशी तेल और जियोपॉलिटिक्स पर इतनी निर्भरता भारी पड़ रही है तो एनर्जी सिक्योरिटी के किसी आंतरिक विकल्प पर तो काम करना ही पड़ेगा। अगला एडिटोरियल इसी सॉल्यूशन पर फोकस्ड है, एनर्जी सिक्योरिटी वाया कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी। ये एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है। हम लोग अपनी क्रूड ऑयल जरूरतों का लगभग 88.6% इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में एग्रीकल्चरल वेस्ट, पराली या म्युनिसिपल कचरे से बनने वाली सीबीजी एक गेम चेंजर बन सकती है। सरकार की सातत पॉलिसी भी इसी पर केंद्रित है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिला? ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं मिला क्योंकि पॉलिसी कागज पर बन जाना और ग्राउंड पर एग्जीक्यूट होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही ठीक से। देखिए, सीबीजी का मैकेनिज्म सुनने में बहुत अच्छा लगता है। खेत का कचरा लो, प्रोसेस करो और क्लीन फ्यूल बनाओ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रूट ब्लॉक है फीड स्टॉक एग्रीगेशन। कचरा इकट्ठा करना। हाँ, समझिए हमारे यहाँ किसान का खेत बहुत छोटा होता है। हजारों छोटे किसानों से उस पराली या बायो वेस्ट को इकट्ठा करना और उसे ट्रांसपोर्ट करके एक सेंट्रलाइज सीबीजी प्लांट तक पहुंचाना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही इतनी लग जाएगी। एग्जैक्टली। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक्स वहीं फेल हो जाती है। ऊपर से प्लांट लगाने के लिए रेगुलेटरी क्लियरेंसेस में सालों लग जाते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स डर कर पीछे हट जाते हैं। तो सैट-8 पॉलिसी का क्या होगा? सैट-8 पॉलिसी का विजन शानदार है, लेकिन जब तक इस सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर की गैप्स को स्टेट बैक्ड सपोर्ट से फिल नहीं किया जाएगा, तब तक सीबीजी बस एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी ही बनकर रह जाएगी। अपॉर्चुनिटीज की बात चली है तो आखिर में आते हैं एक ऐसी खबर पर जहां एक इंडिविजुअल ने सिस्टम को बाईपास करने की बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। हाँ, और वो अभी यहाँ परफेक्टली फिट होता है। ठीक वैसा ही हुआ है जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे यानी रेजिग्नेशन के केस में। इस इंसिडेंट ने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के एक भयानक लूप होल को एक्सपोज कर दिया। ये बहुत ही सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल जज पर मिसबिहेवियर की इंक्वायरी चल रही हो तो वो बस रिजाइन करके उस इंक्वायरी को इफेक्टिवली अबॉर्ट कर सकता है। कानून में कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है कि ऐसी स्थिति में इंक्वायरी आगे बढ़ेगी या नहीं। इससे वो जज ना सिर्फ दोषी साबित होने से बच जाता है, बल्कि अपने सारे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, घर, मेडिकल सब सिक्योर कर लेता है। ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है। जजेस इंक्वायरी एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि हायर जुडिशरी की एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस बनी रहे। लेकिन इंडिपेंडेंस और अनअकाउंटेबिलिटी में फर्क है। बिल्कुल। उस इंडिपेंडेंस को अनअकाउंटेबिलिटी में बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर एक आम सरकारी कर्मचारी पर करप्शन या मिसबिहेवियर का चार्ज हो और वो रिजाइन कर दे तो भी उसकी इंक्वायरी चलती रहती है और दोषी पाए जाने पर पेंशन रोक दी जाती है। पर
एक जज के लिए रूल्स अलग हैं। वही तो प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लिए ये एस्केप हैच खुला छोड़ दिया गया है। जब तक कानून बनाने वाले इसमें अमेंडमेंट लाकर ये स्पष्ट नहीं करते कि रेजिग्नेशन इंक्वायरी को नलिफाई नहीं करेगा, तब तक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी सिर्फ कागजों पर रह जाएगी। अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम आम आदमी से लेकर चीफ जस्टिस तक समान रूप से लागू होना चाहिए। सही बात है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे रूल्स का इस्तेमाल और उनके लूप होल्स का खेल हर लेवल पर चल रहा है। चाहे वो पार्लियामेंट में रूल 222 को वेपनाइज करना हो, एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर के पास समय सीमा ना होना, यूएस सैंक्शंस के आगे सॉवरेन पॉलिसी का बैलेंस बनाना, या फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट का लूप होल जिसके सहारे कोई भी इंक्वायरी से बच निकलता है। हाँ, और यूपीएससी के नजरिए से यही इंटरलिंकिंग सबसे महत्वपूर्ण है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल कूटनीति और आर्थिक चुनौतियां एक दूसरे को आकार कैसे देती हैं। सही मायने में किसी घटना को समझने के लिए उसके साइलोस से बाहर आकर उसके रिपल इफेक्ट्स को देखना ही असली तैयारी है। इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं सभी उम्मीदवारों के सोचने के लिए एक आखिरी कड़ी बात छोड़ना चाहता हूं। आज हमने देखा कि पॉलिटिशियंस एंटी डिफेक्शन लॉ में अपने हिसाब से रास्ते निकाल लेते हैं और कानून के रक्षक यानी जजेस अपने इंक्वायरी एक्ट के लूपहोल्स का फायदा उठा सकते हैं। तो आखिर एक लोकतंत्र में जहां रूल्स बनाने वाले और रूल्स को एनफोर्स करने वाले दोनों के पास एस्केप बटन्स हैं, वहां इन दोनों की अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी यानी सच्ची जवाबदेही आखिर किसकी निगरानी में आती है? क्या वो सिर्फ चुनाव वाले दिन ईवीएम के पास खड़े उस आम वोटर के हाथ में है जिसका खुद का नाम शायद वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगले डीप डाइव में नए मुद्दों की इसी तरह ही तह तक जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हर खबर के पीछे का क्यों ढूंढते रहिए।